Good morning to all of you. How are you? You are welcome to CR International Online Classes. ये आपका 7th A2 और 7th A4 के अंदर आज का टॉपिक रहेगा गार्डन्स और फोर्ट्स, लेसन नंबर 5 हिस्ट्री से। ये आपका टॉपिक है बाग, मकबरे और किले। ये हम टॉपिक के अंदर हम लेके चलेंगे। बाबर, हुमायूं, अकबर, ये तीनों ही वास्तुशिल्प के जो शैली है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वास्तुकलात्मक नए नए ढांचों को वो विकसित करना चाहते थे। उन्हीं की वजह से नए नए मस्जिद के ढांचे विकसित हुए, नए नए मकबरे बनाए गए। कई जगह पर मंदिरों को भी नया रूप उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों के साथ में अपने संबंध सुधारने के लिए किया। इसके अलावा चार बाग जो प्रणाली है वो भी उनके द्वारा लागू की गई। चार बाग प्रणाली का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर एक आयताकार भूखंड के अंदर चार हिस्से कर दिए जाएं। किसी निश्चित वर्गाकार क्षेत्र के चार आयताकार उसके अंदर पार्ट्स कर दिए जाएं और उसके बीच में नहरों का विस्तार दे दिया जाए और रास्ते कवर कर दिए जाएं। तो इससे यानी उसमें चार बाग बन जाते हैं, चार बगीचे बन जाते हैं और उसके अंदर पानी की या सिंचाई व्यवस्था भी प्रॉपर तरीके से दुरुस्त होती है। तो इनका जो डिजाइन करने का काम था, जो मैपिंग का जो सिस्टम था, मानचित्र बनाने का जो सिस्टम था, ये बाबर ने खुद ने बनाया। बाबर ने खुद इस पे योजना बनाई कि किस तरीके से चार बाग प्रणाली को विकसित किया जा सकता है। विभिन्न शहरों के अंदर उसने दिल्ली में, आगरा में, कश्मीर के अंदर इस तरह की प्रणाली को लागू किया और अकबर ने भी उन्हीं के चरण कदमों पर आगे वो बढ़ते रहे। इसी तरीके से चार बाग प्रणाली को उन्होंने भी आगे बढ़ाया। जहांगीर, शाहजहां ने भी। शाहजहां के शासनकाल के अंदर जैसे ताजमहल है, ताजमहल एक सुंदरतम कृति के तौर पर उनकी उपलब्धि के रूप में जाना जाता है, जो मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। इसी तरह से हुमायूं के मकबरे को हम दिल्ली का एक वास्तुशिल्प का एक अच्छा उदाहरण ले सकते हैं, जो कि एक अलग ही वास्तुकलात्मक ढांचे का एक उदाहरण बनता है। इसका जो केंद्रीय कक्ष है बहुत ही ज्यादा ऊंचा है और बाकी जो उसके बाहर वाले जो कक्ष हैं वो 8 कमरों से वो घिरा हुआ है। और मतलब इसके अंदर जो मकबरा है, मकबरे के बाहर चार बाग प्रणाली को विकसित किया गया था। इसमें चार आयताकार भूखंड के अंदर बगीचे विकसित किए गए थे, बाग बगीचे जिन्हें कहा जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था हुमायूं के मकबरे के अंदर देखने को मिलती है, जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है। आज के समय में भी ये देखा जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर, कश्मीर के अंदर, आगरा के अंदर, इन सभी शहरों के अंदर चार बाग प्रणाली को अपनाया गया मुगल शासकों के द्वारा। इस प्रकार ये आपका टॉपिक शुरू होता है। शाहजहां ने क्या क्या किया है? शाहजहां अपने जीवन के अंदर एक साहित्य के तौर पर, कला के तौर पर और वास्तुशिल्प कला के रूप में उन्होंने बहुत ज्यादा पसंद किया है भवन निर्माण शैली को। इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां, क्योंकि विशेष नाम इसका क्यों आया? क्योंकि वास्तुशिल्प को बहुत ज्यादा पसंद करता था। उसने साहित्य, कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि उन्होंने दिखाई। लिटरेचर में उसकी रुचि थी। विभिन्न भाषाओं के अंदर उन्होंने साहित्य को प्रचारित करवाया, लिखवाया। कला के रूप में विभिन्न प्रकार की ललित कलाओं का विकास उसने किया। ड्राइंग, पेंटिंग, इस तरह की चित्रकलाओं का विकास किया। भित्ति चित्र बनवाए। वास्तुकलात्मक शैली के अंदर अलग अलग भवन निर्माण शैली का निर्माण उसने किया। उसकी एक अलग पहचान भी है वास्तुशिल्प के अंदर, जैसे कि दीवाने आम और दीवाने खास, इस तरह के सभा भवनों का निर्माण उन्होंने करवाया। दीवाने आम के अंदर आम जनता के रिप्रेजेंटेशन वहां पे होता था। आम जनता अपनी बातें रखती थी शासक के सामने। दीवाने खास के अंदर दरबारी लोग बैठते थे जो कि शासक से मंत्रणा करते थे और जो भी डिसीजन होता था वो सबके सामने होता था। ये दोनों ही सभा भवन, दीवाने आम और दीवाने खास, 40 खंभों वाले सभा भवन थे। इनको 40 खंभों वाले सभा भवन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बाबर ने औपचारिक बागों की योजना बनाने का और उनको लागू करने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। यानी जो साहित्य हमें पढ़ने को मिलता है, जो अभिलेख हमें मिलते हैं, उसमें बाबर के बारे में बताया गया है
कि उसने औपचारिक बागों की योजना बनाई कि जो बाग बगीचों की योजना है कि किस तरीके से उनका रूप होगा, कैसा आकार होगा। लगभग आयताकार होते थे, उनके बीच में सड़कें होती थी और उसके साथ साथ नहरों की व्यवस्था होती थी पानी की सिंचाई के लिए। अकबर के ये बाग दीवार से घिरे हुए होते थे। अकबर के समय के दौरान इस तरह के जो बाग बगीचे होते थे दीवार से उनको कवर किया गया था, ताकि बाहर से जो आवारा पशु हैं वो उसको नुकसान ना पहुंचाएं या फिर आम जनता उससे लकड़ियां वगैरह ना काटे। कृत्रिम नहरों के द्वारा 4 भागों में इसे विभाजित किया जाता था, जो कि आयताकार अहाते में स्थित होते थे। आयताकार डिजाइन में उन्हें व्यवस्थित किया गया था और इसके अंदर कृत्रिम नहरों के द्वारा 4 भागों के अंदर इसे बांटा गया था। 4 समान भागों में बटे होने के कारण 4 बाग इसे कहा जाता है। यानी उस समय पर इसके 4 भाग व्यवस्थित रूप से इसके बनाए गए और उस समय पर इसे 4 बाग कहने का मतलब है कि 4 बगीचे एक साथ विकसित किए जाते थे, एक बराबर आकार में होते थे, बराबर उनकी सिंचाई की व्यवस्था होती थी, बाहर से उनको 4 दीवारी से घेरा जाता था, इसलिए इसको 4 बाग प्रणाली के तौर पे जाना जाता था। सुंदर 4 बाग के उदाहरण देखने को मिलते हैं जो कि अति सुंदर हैं, जो कि दूसरी जगह पर कहीं भी ऐसा नहीं मिलता है। कश्मीर, दिल्ली, आगरा, इन तीनों शहरों के अंदर जहांगीर और शाहजहां के द्वारा बनवाए गए थे। इससे पहले के शासकों ने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कश्मीर, दिल्ली और आगरा के अंदर जहांगीर और शाहजहां का नाम विशेष रूप से आता है क्योंकि इन्होंने विशेष रूप से इस चीज का ध्यान दिया। अकबर के शासनकाल में कई तरह के वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। नवाचार का मतलब नए नए वास्तुकलात्मक भवन निर्माण शैली का विकास हुआ शाहजहां के शासनकाल के दौरान, क्योंकि अकबर के शासनकाल में भी इस तरह के नवाचार देखने को मिले। शाहजहां तो इस चीज के लिए फेमस था ही, अकबर भी बहुत ज्यादा फेमस था। जिनकी प्रेरणा कहां से मिली? मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली गई। तैमूर कौन था? मुगल अपने आप को पितृवंशिकता के हिसाब से और मातृवंशिकता के हिसाब से 2 तरह से अपना रिलेशन कायम करते थे। मातृवंशिकता के हिसाब से इनका संबंध था मंगोल से, जो कि मंगोलिया से बिलोंग करते हैं। वहां के चंगेज खान का मतलब एक तरह से इनको वंशज माना जाता है। जो मातृपक्ष से उनका संबंध उनके साथ था, तो ये उसको सही नहीं मानते थे मातृवंशिकता के हिसाब से। वो ये मानते थे कि चंगेज खान एक निर्दयी शासक था, कट्टर शासक था। दूसरी तरफ जो बताया गया है इसमें जो है अकबर के शासनकाल के दौरान कि उसमें वास्तुकलात्मक नवाचार के अंदर ये जो प्रेरणा है तैमूर वंश से क्यों ली गई है। जो पितृवंशिकता के हिसाब से इनका जो संबंध था वो तैमूर के साथ था, जो मध्य एशिया के शासक हुआ करते थे। उस समय यूनानी क्षेत्र पर भी उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता था और 13वीं सदी के अंदर इन्होंने इंडिया पर मतलब हमला करके और दिल्ली को जीत लिया था। ये एक बड़ी उपलब्धि थी इनकी। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। हुमायूं के मकबरे में केंद्रीय गुंबद देखने को मिलता है, जो कि अन्य किसी भी मकबरे में नहीं है। यहां पर केंद्रीय गुंबद जो है, बीच का जो गुंबद है वो पहले नहीं बनता था, अब केंद्रीय गुंबद बनता था और ज्यादा बड़े आकार का था, ज्यादा ऊंचा था। ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार था जिसको पिस्तक कहा जाता था। पिस्तक क्या था? ऊंचा मेहराबदार जो एंट्री गेट होते थे उन्हें यहां पे प्रवेश द्वार कहा गया है। यह मकबरा विशाल और औपचारिक 4 बाग के मध्य था। बहुत बड़ा विशाल 4 बाग था ये, और ये औपचारिक रूप से 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसमें एक केंद्रीय कक्ष था, 8 कमरों से घिरा होता था। एक केंद्रीय कक्ष जिसको हम केंद्रीय गुंबद कह सकते हैं। केंद्रीय कक्ष जो है केंद्रीय गुंबद है, जो कि 8 कमरों से बाहर से घिरा हुआ है। देखने में बहुत ही सुंदर है। लाल बलुआ पत्थर से इस इमारत का निर्माण किया गया था हुमायूं के मकबरे का, और इसमें किनारों पर सफेद संगमरमर की पट्टी लगाई गई थी। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से, किनारे पर सफेद संगमरमर से इसका निर्माण हुआ, जो दिखने में अति सुंदर था। इसके बाद शाहजहां के शासनकाल में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा भवन हेतु समारोह कक्षों का निर्माण किया गया, जहां पर आम लोग और खास लोग, खास का मतलब होता है दरबारी लोग, जो अकबर के या हुमायूं के या जहांगीर शाहजहां के दरबार के दौरान, यहां पर शाहजहां का नाम ही खास तौर पर आ रहा है, तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान दीवाने आम और दीवाने खास, इस तरह के भवन निर्माण शैली का विकास किया गया। दीवाने खास में दरबारी लोगों की बैठ के आपस में मंत्रणा होती थी, और दीवाने आम के अंदर आम जनता के जो भी समस्याएं होती थी उनको शासक सुनता था। विशाल आंगन में 40 खंभों के सभा भवन उस समय बनाए गए थे। शाहजहां के सभा भवन मस्जिद से मिलते जुलते थे, यानी शाहजहां ने जो दीवाने आम और दीवाने खास बनवाए थे उनका आकार ऐसा लगता था जैसे कि कोई मस्जिद में बैठे हैं।
मस्जिद जैसा आकार उनका होता था। इसमें राजा के बैठने का यानी मुगल शासक के बैठने के लिए जो एक मंच बनाया गया था इसके अंदर, उसे ऐसे इस दिशा के अंदर बनवाया गया था ताकि उसके सामने बैठने वाले जो मुस्लिम लोग हैं उनका जो मुख हो वो सऊदी अरब की तरफ हो, यानी इंडिया के अंदर बैठे हुए उनका मुख सऊदी अरब की तरफ पश्चिम दिशा के अंदर उनका मुख दिखाई दे। यहां पर बताया भी गया है कि किबला नमाज के समय मुसलमानों के सामने की दिशा होती थी। मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ते हुए वह पश्चिम की दिशा की तरफ अपना मुख करता है, क्योंकि सऊदी अरब जो है हमारे देश से पश्चिम दिशा में पड़ता है, इसे किबला के नाम से जाना जाता है। तो किबला वह मंच, वह स्थिति, वह पोजीशन है मुगल सम्राट के बैठने की, जिसके सामने मुस्लिम बैठ करके और अपना मुख जो है सऊदी अरब की तरफ रखते हैं, मक्का की तरफ रखते हैं, मदीना की तरफ रखते हैं। मक्का और मदीना दोनों धार्मिक शहर हैं मुसलमानों के, जहां पर हज यात्रा के दौरान हर मुस्लिम जाना चाहता है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। उस समय एक परंपरा थी कि राजा को भगवान ने पृथ्वी पर शासन करने के लिए भेजा है। अब इस टॉपिक का एक बार रिवीजन ले सकते हैं। बाग, मकबरे और किले मुगल सम्राट शासकों के दौरान खासतौर पर विकसित किए गए। बाग बगीचों को कहा जाता है। मकबरे, अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उनके मरने के बाद मकबरा बनवाया जाता है। किले दुर्ग होते हैं जो सैनिकों के पर्पस के हिसाब से यानी युद्ध के अंदर काम आ सकते हैं। यहाँ पे सैनिकों के ठहराव की व्यवस्था होती है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन सभी शासकों की रुचि साहित्य में थी, कला में, वास्तुकला भवन निर्माण शैली के अंदर एक कला होती है, उसे वास्तुकला कहा जाता है। भवन निर्माण शैली को ही हम कह सकते हैं इसे। साहित्य लिटरेचर को कहा जाता है, जिसको गद्य और पद्य दोनों भागों में हम पढ़ते हैं। और कला जो है चित्रकला, ललित, विभिन्न ललित कलाएं होती हैं, नृत्य कला है या चित्रकला है, पेंटिंग है, विभिन्न तरह की ललित कलाएं। बाबर ने औपचारिक बागों की योजना बनाई और योजना को लागू करने में उसने रुचि दिखाई। अकबर ने बाग के बाहर दीवार को घेर करके, यानी बाग जो 4 बाग प्रणाली थी उसको बाहर से घेर करके बागों को कवर किया ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके। कृत्रिम नहरों के द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते होते थे। अहाते होता है क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जिसको किसी बाहर से 4 दीवारी से घेर दिया गया है। बाहर से कोई भी अतिक्रमण उसका नहीं हो सकता, पशु भी उसको मतलब उस बाग को नष्ट नहीं कर सकते हैं। 4 समान भागों में बटे होने के कारण इसको 4 बाग कहा जाता था। सुंदर 4 बाग के उदाहरण मिलते हैं दिल्ली, कश्मीर और आगरा के अंदर, जो कि खास तौर पर जहांगीर और शाहजहां के द्वारा बनवाए गए थे। अकबर के शासनकाल के अंदर वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। नई वास्तुकला के भवन के निर्माण शैली का परिचय देखने को मिला। इसमें जो प्रेरणा मिलती है, तैमूर नाम के इनके एक शासक थे जिनका संबंध इनका पितृवंशिकता के साथ था। जो इनका पितृपक्ष है, जो इनके पिता का रिलेशन है, पिता, दादा, परदादा, तो इनका जो रिलेशन था वो ये अपने आप को तैमूर के वंशज मानते हैं। और कभी लगभग 13वीं से 14वीं सदी के अंदर तैमूर ने इंडिया पर आक्रमण करके दिल्ली को जीत लिया था। तो इसको ये अपने आप को बहुत ही गौरवपूर्ण एहसास के साथ में उनके साथ जोड़ते हैं। हुमायूं के मकबरे में केंद्रीय गुंबद का निर्माण किया गया। इस समय ऊंची मेहराबदार प्रवेश द्वार जो एंट्री गेट बनाए गए थे। मकबरा बहुत विशाल था, 4 बाग के पास स्थित था। इसमें केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा रहता था। इसमें लाल बलुआ पत्थर का निर्माण, इसमें इस भवन का निर्माण किया गया था। किनारे पर संगमरमर लगाया गया था। शाहजहां के शासनकाल में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा भवन होते थे। सार्वजनिक सभा भवन 2 तरह के, दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने खास के अंदर दरबारी लोग, दीवाने आम में आम जनता की समस्याएं शासक के द्वारा सुनी जाती थी। दीवाने खास में दरबारी लोगों के साथ में मंत्रणा राजा लोग किया करते थे। विशाल आंगन में दोनों ही सभा भवन, चाहे वो दीवाने आम हो या दीवाने खास, दोनों सभा भवन 40 खंभों के सभा भवन के नाम से भी जाने जाते थे। शाहजहां के सभा भवन जो है मस्जिद के आकार के होते थे। इसमें किबला की जो पोजीशन होती थी, यानी जो मंच पर राजा बैठते थे वहां पर, तो उनकी पोजीशन इस तरह से होती थी कि नमाज के समय मुसलमानों के सामने की दिशा यानी मक्का और मदीना की तरफ उनका मुख
होना चाहिए था, ऐसा करते थे, इस चीज का ध्यान रखते थे। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि उस समय समझा जाता था। इसका मतलब था नैतिक रूप से इनको समर्थन आम जनता की तरफ से भी मिला हुआ था। लोग मानते थे कि राजा पृथ्वी पर शासन करने के लिए भेजा गया है। और इस प्रकार ये आपका टॉपिक जो है पूरा होता है। धन्यवाद।